अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर फिजिक्स टीचर अजहर शहजाद। जैसे कि हम क्लास जो है फर्स्ट ईयर उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपसे चैप्टर नंबर 3 जो है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 ऑलमोस्ट जो एमसीक्यूज है ना पार्ट 1 में डिस्कस करूंगा। एक बात मेरी याद रखिएगा कि मैं जो भी एमसीक्यूज जो है वो आपसे शेयर करता हूँ या अपलोड करता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। और मैं ये बात श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह एनुअल पेपर में इन्हीं में से एमसीक्यूज जो है ना वो रिपीट होंगे। तो आप ना इस वीडियो को सारा देखिए, समझिए। जहाँ पे ना समझ आए मुझे पर्सनल बताएं कमेंट्स के अंदर, या वैसे मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताएं। जिस भी एमसीक्यूज की समझ ना आए आप उसको सॉल्व करें और इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। अब चलते हैं, हमारा पहला एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 3 का। द रेंज ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखें, यहाँ पे आपने कोई भी रटा नहीं मारना, आपने हर एमसीक्यूज को तवज्जो से पढ़ना है और उसका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना उसको आपने देखना है। अब वो आपसे रेंज का पूछ रहा है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वो आपसे रेंज का रिलेशन पूछना चाहता है किसके साथ, डायरेक्ट में। आपने उसी टाइम जहन में रेंज का फार्मूला जो है उसको रिवाइज करना है और वहां से देखना है कि गिवन कंडीशन में कौन सी चीज उसके डायरेक्ट में आ रही है। तो अगर हम रेंज का फार्मूला जहन में लेके आए तो रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब यहां से देखें, साइन स्केयर नहीं, रेंज के फार्मूले में साइन स्केयर नहीं आता। साइन 2 थीटा, हाँ ये आता है। टेन थीटा भी नहीं आता। कोस डिवाइडेड बाई साइन ये भी नहीं आता। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास साइन 2 थीटा, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। सम टाइम देखें, यहाँ पे एक और बात भी, बाज औकात वो साइन थीटा जो है ना वो इसको ओपन करके लिख देता है। बाज औकात वो साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख देता है। इट्स मीन दैट रेंज आपकी फिर भी साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ साथ कोस के भी आ जाएगी। मे बी साइन 2 थीटा वो नहीं देता, सिंपल साइन दे देता है या सिंपल कोस दे देता, फिर आपका वो भी ऑप्शन जो है ना वो भी करेक्ट होंगे। इसको आपने ज़हन नशीन कर लें। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है आपका, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड। अब यहाँ पे आपने एक बात जो है ना वो हमेशा याद रखनी है। देखो, आपके पास एक रिलेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी उसे आप सिंपल कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब देखें, अगर तो वो रेट ऑफ चेंज का जिक्र करे, यानी रेट ऑफ चेंज आपसे कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, तो वो तो आपके पास फोर्स के बराबर होता है। और सम टाइम वो सिंपल एक वर्ड बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम, इट्स मीन दैट कि जो नीचे टी डिवाइड हो रहा था वो दूसरी साइड जाकर फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसने रेट ऑफ चेंज तो बोला ही नहीं, उसने सिंपल चेंज बोला है। जब चेंज बोला है तो टी का यहाँ कोई काम नहीं, टी दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां पे एफ मल्टीप्लाई बाय टी बनेगा जो कि इम्पल्स होती है, आपको पता है। अब रेट ऑफ चेंज यहाँ पे बोलता है सेकंड एमसीक्यूज में, तो हम उसको फोर्स के इक्वल कर देते, लेकिन उसने आपसे सिंपल चेंज इन मोमेंटम बोला है जो कि आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी इम्पल्स के बराबर होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन यानी इम्पल्स है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल at 30 degree with horizontal is same as that at an angle। देखिए, यहाँ पे एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हॉरिजेंटल रेंज जो है ना वो सम टाइम पेयर ऑफ एंगल पे भी सेम हो जाती है। यानी आपने कोई चीज फेंकी एक्स एक्सिस के अलोंग यानी हॉरिजेंटल, आपके वो एक टारगेट हिट हो गया, आपने क्या किया उसको थोड़ा सा और अप करके फेंका, फिर भी सेम टारगेट पे चीज जाके गिरी। इट्स मीन दैट आप एंगल तो चेंज करें लेकिन आपकी जो रेंज है ना वो सेम आ रही है। तो उसके लिए कंडीशन होती है कि आपके जो दोनों एंगल है ना आपने उनका जो सम है वो 90 के इक्वल करना होता है। अगर आपके दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 बन रहा है
इट्स मीन दैट आपका जो वो हॉरिजेंटल रेंज आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए उसने पूछा है कि 30 डिग्री है, तो वो आपके पास किस और एंगल पे अगर हम उसे फेंके कि उसका जो हॉरिजेंटल रेंज है ना वो सेम आ जाए। देखिए एक 30 है, दूसरा अब हमने यहाँ से देखना है कि हम उसको ऐड करें वो 90 टोटल बन जाए। तो दूसरा आपके पास 60 है, 60 + 30 वो 90 होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो 60 है। इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। देखें इम्पल्स का उसने आपसे एसआई यूनिट पूछ लिया, आपने कुछ भी नहीं देखना आंसर में, आप सिंपल याद रखें कि इम्पल्स जो है ना वो आपके पास मोमेंटम के इक्वल होता है। अब जब ये मोमेंटम के इक्वल है, आप मोमेंटम का यूनिट जो है वो जेन में लेके आ जाए। मोमेंटम के दो यूनिट होते हैं, एक उसका न्यूटन सेकंड भी होता है और एक उसका किलोग्राम मीटर फी सेकंड भी होता है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv, यानी m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर फी सेकंड, तो मोमेंटम के दो यूनिट बन जाते हैं, किलोग्राम मीटर फी सेकंड और न्यूटन सेकंड। तो इस यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर जो है ना वो करेक्ट है। किलोग्राम मीटर फी सेकंड भी गिवन है, न्यूटन मीटर नो, न्यूटन सेकंड ये भी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। यहाँ पे आपके पास बोथ ए एंड सी ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे हमारा एमसीक्यूज नंबर 5 है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ, एमसीक्यूज नंबर 5 है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। देखिए यहाँ पे भी आपने एक बात जो है ना वो ज़हन नशीन कर ले कि जब कभी भी वो आपसे ट्रेजेक्ट्री की बात करे, ट्रेजेक्ट्री मीन आपने उसका रास्ता बताना है प्रोजेक्टाइल का वो कैसा है। तो यहाँ पे आप एक बात याद रख लें, अगर तो आपने एक छोटी रेंज के लिए किसी चीज को फेंकना है, यानी कि आपकी रेंज जो है ना वो शॉर्ट शॉर्ट है, यानी थोड़े से डिस्टेंस पे किसी चीज को फेंकना है, यानी थोड़ी सी हाइट पे फेंकना है, तो वहां पे हमेशा जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो आपके पास पैराबोला होती है। लेकिन अगर आपकी रेंज बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो वहां पे जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है ना वो आपके पास एलिप्टिकल हो जाती है। तो सिंपल वे में जब हम इसको लेते हैं तो हम इसको पैराबोला लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपकी रेंज बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, जमीन से हम किसी चीज को बहुत ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसकी जो शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी ना वो पैराबोला नहीं रहती, वो एलिप्टिकल हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो इसे आप पैराबोला टिक करेंगे, लेकिन कंडीशन साथ ये याद रखनी है आपने कि सम टाइम अगर आपकी रेंज बढ़ रही है तो वो ट्रेजेक्ट्री जो है पैराबोला से एलिप्टिकल में चली जाती है। इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए यहाँ पे भी हम एक जो है ना एजम्पशन लेते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एयर फ्रिक्शन है ना उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। जब एयर फ्रिक्शन हमारी निगलेक्ट हो जाती है तो हॉरिजेंटल केस में तो कोई और फोर्स लगती ही कोई नहीं, जब कोई और फोर्स नहीं होती तो उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो हमेशा जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता रहता है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना वो इफेक्ट करती है प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो आपने इसको याद रखना है कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता है, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है आपके पास। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है आपके पास, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ। देखिए हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी आपने कोई चीज आपको फेंकनी है हाइट की तरफ, वो किस एंगल पे मैक्सिमम होगी। सीधी सी बात है, ऊपर फेंकना है तो हम जो है ना उसको सीधा स्ट्रेट अप फेंकेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि वैसे भी आप याद रख लें कि जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है ना उसमें साइन थीटा आ रहा होता है, और अब आप साइन को देख लें वो कहाँ पे मैक्सिमम होता है। साइन 90 पे 1 होता है, साइन 45 पे 1/2 अंडर रूट होता है यानी कम हो जाता है। साइन 60 पे भी मतलब उसकी वैल्यू 90 से तो कम है, 30 पे बिल्कुल हाफ 1/2 है, 0.5। तो साइन 90 जो है ना यहाँ पे उसका मैक्सिमम आंसर यानी 1 आता है। 90 डिग्री पे आपकी हाइट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 90 डिग्री है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द चेंज इन मोमेंटम इज। देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये वाला जो एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बारे में आपने दो बातें याद रखनी है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द चेंज इन मोमेंटम। देखें अगर वो कह रहा है कि फोर्स लग ही नहीं रही, फोर्स जीरो है, तो आपका चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा?
और सम टाइम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे पूछ लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए मैंने दो वर्ड बोले, एक मैंने बोला है चेंज इन मोमेंटम, एक मैंने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए अगर तो वो चेंज इन मोमेंटम कह दे तो वो आपके पास जीरो के बराबर आ जाएगा, यानी फोर्स अगर ना लगे तो आपका चेंज इन मोमेंटम जो है ना वो हमेशा जीरो होता है। हाँ अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछता तो वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर आता है। यहाँ पे इन दोनों को आपने याद रखना है। यहाँ पे उसने आपसे सिंपल चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो वो आपके पास जीरो के बराबर है। अगर यहीं पे आपसे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ लेता तो आपने कांस्टेंट पे टिक करना था। आगे एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट। देखिए दो फैक्टर है, एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और एक फोर्स है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो आपके पास वर्क डन को जाहिर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास वर्क है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है। लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन अ सिस्टम विच इज। देखिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक है इनर्शियल और एक है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो होता है जिसके अंदर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। तो जहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो वहां पे लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होते हैं। अब एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ जीरो होता है वो चेक कर लेते हैं। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखें वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब है यहाँ पे तो लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होंगे। एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो इट्स मीन दैट उसका भी एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे भी वो वैलिड होगा। आइसोलेटेड में तो एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो एक्ट नहीं कर रही। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वहां पे ए फिर जीरो आ गया, यहाँ पे भी वैलिड होगा। लास्ट है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन वैसे भी जीरो नहीं होता, बॉडी जो है वो विद मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करती, यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आपके जो न्यूटन्स लॉज हैं या कोई भी लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होते। इसका करेक्ट आंसर नॉन इनर्शियल। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस एंगल पे हाइट और रेंज जो है ना प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल हो जाते हैं। आप सिंपल एक साइड पे हाइट का फार्मूला लिख दें और उसने इक्वल खुद बोल दिया, दूसरी साइड आप रेंज का लिख दें, वी से वी कैंसिल कर दें, जी से जी कैंसिल कर दें, बाकी मैथमेटिकल जो बचे हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस उनको सोल्व करें तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो 76 डिग्री पे आपकी हाइट और रेंज जो है वो दोनों बराबर होती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 है। स्पीड ऑफ मून, स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये आपका टेबल में से उसने एमसीक्यूज उठाया, आपकी बुक के अंदर ये टेबल बना हुआ है, उसको अच्छे से पढ़े। तो स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1000 मीटर फी सेकेंड है। अब देखें सम टाइम किलोमीटर फी सेकंड वो आपसे पूछ ले तो इट्स मीन दैट आपके पास 1 किलोमीटर फी सेकंड भी इसका आंसर जो है ना वो करेक्ट है। यहाँ पे उसने आपको सारे आंसर जो है मीटर फी सेकंड में दिए हैं, सम टाइम वो किलोमीटर की फॉर्म में दे तो आपके पास 1 किलोमीटर फी सेकंड का आंसर इसका बनेगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपके पास 12 है। नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम टू रेस्ट ऑफ इट सेल्फ वॉज गिवन बाय। देखिए ये जो एक आपके पास कंसेप्ट है ये सबसे पहले बू अली सीना ने दिया था। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो कि इसे न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ लेते हैं, वो और बात है। यहाँ पे ये आपकी बुक के अंदर एक साइड पे टेबल बना हुआ है थर्ड चैप्टर में न्यूटन्स लॉज के साथ। तो ये जो कंसेप्ट था कि कोई भी बॉडी खुद से ना मूव कर सकती है ना वो रेस्ट में आ सकती है, ये बू अली सीने ने कहा था। और जो न्यूटन था उसने ये कहा था कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, शर्त ये है कि कोई फोर्स अमल ना करे। तो ये बू अली सीना इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 13। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू। देखें मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में बताया था कि जब कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछे तो वो फोर्स के बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम पूछे तो वो इम्पल्स के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास फोर्स बनेगा क्योंकि उसने आपसे रेट ऑफ चेंज पूछ लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्स। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 है। द mass of an object is a quantitative measure of its। देखें किसी भी बॉडी की जो मैस की क्वांटिटेटिव मेजर है वो उसके अनर्शिया को जाहिर करता है। और एक बात और भी यहाँ पे याद रखिएगा, जिस बॉडी का मैस जितना ज्यादा होगा ना उसका अनर्शिया उतना ज्यादा होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास अनर्शिया है, और जिसका मैथ ज्यादा होगा उसका अनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपके पास 5, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड। अब डिस्टेंस का उसने आपसे पूछ लिया, इट्स मीन दैट आपने इसको याद रखना है कि डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज है वो आपके पास स्पीड होता है। हाँ, यहीं पे अगर वो डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ लेता तो आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो है ना करेक्ट आंसर इसका डिस्प्लेसमेंट बन जाना था, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है वो आपके पास वेलोसिटी आती है, और जो आपके पास डिस्टेंस में चेंज आता है वो आपके पास स्पीड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास स्पीड है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपके पास 16 है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। देखिए, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको पता है ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इसमें आपके पास वर्टिकल एक्सेस भी इन्वॉल्व होता है, हॉरिजेंटल भी होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास 2 डायमेंशनल है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17 है, द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल। देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपकी ट्रेजेक्ट्री शॉर्ट है, मतलब थोड़ी सी रेंज पे किसी चीज को आपने फेंकना है, तो वो हमेशा पैराबोलिक होगी, और अगर आपकी जो रेंज है वो लॉन्ग है तो वो एलिप्टिकल उसका आंसर होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 है, द मैस ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड बाय टिपिकल रॉकेट टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटी। ये आपके रॉकेट प्रोपल्शन वाले क्वेश्चन है, वहां से टॉपिक से। तो वहां पे एमसीक्यूज बना हुआ है इसका कि आपके पास जो रॉकेट है जब उसको आप ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाते हैं तो वो जितना आपका वो फ्यूल जो है वो कंजप्शन करता है, वो उसका रेट क्या है वो बेटा 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड है। इसका करेक्ट आंसर 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 19 है, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ओके, उसने आपको डिस्टेंस गिवन कर दिया इन 1 सेकेंड, टाइम भी दे दिया, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर फी सेकेंड, और आपको कांस्टेंट वेलोसिटी का भी जिक्र कर दिया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, और उसने आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया। जो मर्जी गिवन कर ले, जब उसने कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम ले लिया आपने कहना इसका एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 0 बनेगा। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है पार्ट 1 का, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय अ रिलेशन। देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल, जो आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं वो जितनी देर एयर में रहता है, यानी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक हिट करने से पहले पहले जितनी देर वो एयर में रहेगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और उसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 VI sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आपके पास इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद इसका करेक्ट आंसर है वो आपके पास टी इज इक्वल टू 2 VI साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे एक बात और भी याद रख लीजिएगा, इसी टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेटेड एक एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास कि देखें मैक्सिमम हाइट के ऊपर, यानी अब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर फार्मूला पूछ ले तो आपने कहना है कि 2 पे डिवाइड करके उसका आंसर सिंपल जो है ना वो VI sin थीटा डिवाइडेड बाई जी जो है वो बन जाएगा। यानी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हाफ हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास VI sin थीटा बाय जी बच जाएगा। यहाँ तक आपके जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं। आपको फिर भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो आप मुझे बताएं, और उसके बाद इनको आप प्रिपेयर करें अच्छे से। इंशाल्लाह एनुअल पेपर के जो एमसीक्यूज होंगे वो यहीं से आएंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट पार्ट में फिर जल्द से जल्द हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।